सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पार्ट 4 ऑफ द रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम एमसीक्यूज देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से आपके एसएससी सीजीएल जो टीयर 1 एग्जाम हो रहा है उसके लिए। तो पिछले एक साल के अप्रोक्सीमेटली हैं और रिसेंट के जो करंट अफेयर्स है वो मैंने ज्यादा इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। तो इसका आज फोर्थ पार्ट है। ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो हर वीडियो में हम अराउंड 50 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों, 50 एमसीक्यूज ये 50 नहीं होते। इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस और ऑप्शंस ऐसे फ्रेम किए हैं कि इसके दौरान मैं आपको अराउंड 150 टू 200 क्वेश्चंस पर वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर कोशिश हमारी ये कि 5 वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 जो हैं एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एसएससी के, आई थिंक आई डिड क्वाइट वेल इन दैट। सो उसके हिसाब से मैंने आपको शॉर्टलिस्ट करके ये दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा, वीडियो को आराम से अंत तक देखो। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे मैंने कुछ मेहनत की आप तक इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचाने में, तो ये चैनल को, वीडियो को अंत में जाके सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 50 एमसीक्यूज देखेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, रिपीटेड टॉपिक्स है, क्योंकि सेम ही टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बारी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, प्राइजेस, प्लेसेस इन न्यूज, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स रहते हैं जो हर साल उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये सीरीज बनाई गई है। तो पहला आज का देख लेते हैं हम कि पहला हमारा जो एमसीक्यू है वो क्या है। ये 151st एमसीक्यू है। ठीक है, तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक एट 149th पोजीशन was the best Indian institute slash university in the recently released QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2024। तो हिंदी में भी मैं हमेशा की तरह रीड करूंगा, क्योंकि कई बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आप हिंदी में भी रीड करा करो, तो इसलिए हिंदी में भी साथ में रीड किया जाएगा कि हिंदी वाले छात्र भी इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। तो हाल ही में जारी 2024 के लिए क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान 149 149 स्थान पे था और सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान या विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो कौन सा है जो कि वन, तो दो चीजें क्या पता चली हमें। पहली तो ये कि 149 पोजीशन है किसी इंस्टीट्यूट की इंडिया के, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का इस रैंकिंग में। ठीक है, बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट है और ये क्यूएस रैंकिंग है। ठीक है ना, कॉर्सिमेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग बोलते हैं इनको, और ये वर्ल्ड फेमस रैंकिंग है। ठीक है ना, तो ये हर साल रिलीज करते हैं, यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं, और ये 2024 के लिए है। ठीक है, तो 23 के लिए नहीं, 24 के लिए। तो कौन कौन से है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद या आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट इसमें जो रहा है वो है आईआईटी बॉम्बे। तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी वाले पेज पे अपने डाला था, तो उसमें कई लोगों ने आईआईएससी बेंगलुरु, मेजोरिटी 60% से ज्यादा लोग, 67 आई थिंक परसेंट थे जिन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु करा था। पर इसका आंसर जो सही है वो है आईआईटी बॉम्बे, जो है वो रहा है 149 पोजीशन पे, जो कि बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट है। और ये पहली बार ही है कोई इंस्टीट्यूट इंडिया का जो कि 150 के बैरियर को क्रॉस कर पाया है, इससे कम रैंक ला पाया है 150 से नीचे इंडिया में। ठीक है, इस रैंकिंग के अंदर सेकंड इंस्टीट्यूट जो था वो दिल्ली का इंस्टीट्यूट था, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, ये रहा इंडिया का सेकंड, और इसकी ओवरऑल रैंक क्या थी? 197 रैंक थी। ठीक है, तो ये तो हो गई इंडिया के बारे में। अब ओवरऑल जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी की, तो वर्ल्ड में कौन सबसे ऊपर रहा? तो सबसे ऊपर रहा एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड फेमस, ये रहा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये रही सेकंड, और थर्ड रही ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो ये टॉप 3 थे। और इंडिया का बेस्ट था आईआईटी बॉम्बे, याद रखना, आईआईएससी बेंगलुरु इस बार ये नहीं था। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। ठीक है, शेवलियर दे ला लिग्योन दे ऑनर, ये जो है अवार्ड है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन विच इंडियन। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लिग्योन डी ऑनर किस भारतीय को प्रदान किया गया इस बारी? ठीक है, तो भारतीय के जो मेन जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, पीएम मोदी को, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है, कंपेनियन ऑफ ऑनर जो भी है वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला पीएम मोदी को नहीं दिया गया, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आंसर डी नहीं है इसका। ठीक है, तो जैसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा जी को दिया गया था, ये भी किसी और को दिया गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है? एन चंद्रशेखरन, बी शशि थरूर, सी राहुल गांधी। तो इसका सही आंसर है
एन चंद्रशेखरन। अभी एन चंद्रशेखरन जी है कौन? ये टाटा ग्रुप जो है, टाटा सन्स, उसके ये चेयरमैन है। ठीक है, तो इनको ये दिया गया है हाईएस्ट अवार्ड फ्रांस का। ठीक है, तो पिछले साल ये दिया गया था 2022 में। ये हमने डिस्कस भी करा था किरण नादिर जी को। ठीक है ना, जो एचसीएल के जो चेयरमैन है शिव नादिर, उनके रिलेटिव हैं किरण नादिर। ठीक है, तो इनको दिया गया था 2022 में, और शशि थरूर जी को भी दिया गया था 2022 में ज्वाइंट। तो ये है, तो इस साल दिया गया एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है, टाटा सन्स के जो चेयरमैन। अगला देखते हैं, पीटर्सबर्ग डायलॉग हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बर्लिन जर्मनी में आयोजित पीटर्सबर्ग डायलॉग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहली चीज हमें क्या पता चली है, जो ये पीटर्सबर्ग डायलॉग है वो किससे, कहाँ पे हुआ था? इस बार बर्लिन जर्मनी में हुआ था। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि पीटर्सबर्ग डायलॉग कहाँ पे हुआ था, तो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो यूक्रेन रशिया वॉर से, इकोनॉमिक रिसेशन को डिस्कस करने के लिए हुआ था, या क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हुई थी, या बायोडाइवर्सिटी पे डिस्कशन हुई थी, या यूक्रेन रशिया वॉर पे हुई थी, जैसे मैंने कहा। तो इसका सही आंसर है क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन के लिए हुआ था। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मर्कल, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। तो इसमें क्या होता है, मेजर जो क्लाइमेट इश्यूज हैं, जो कि यूएनएफसीसी जो कॉन्फ्रेंस होती है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हमने डिस्कस करी थी, COP27। ठीक है ना, COP27 जो डिस्कस हुई थी इजिप्ट में हुई थी, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, सेकंड वीडियो में सीरीज के। ठीक है ना, तो शर्म अल शेख में हुई थी। ठीक है, तो वहां उससे पहले ये एक डिस्कशन होती है कि हम क्या क्या सबमिट, हम मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, तो इस साल ये हुई है कि COP28 में हम क्या मुद्दे उठाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बर्लिन जर्मनी में ही होती है, पीटर्सबर्ग डायलॉग क्लाइमेट चेंज पे होता है। और इसके होस्ट जो हैं, तो होस्ट एक तो जर्मनी में हो रही है, तो जर्मनी होस्ट है, प्लस जो COP28 है, जो इस साल का यूएनएफसीसी की है, यूएन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की, जो कि कहाँ होनी है COP28, मैंने आपको बताया था दुबई, यूएई में। तो इसलिए यूएई भी इसका होस्ट था, तो यूएई प्लस जर्मनी इसके होस्ट थे। ठीक है, तो कितने सारे हमने देखो इसमें तीन चार डिस्कस कर लिए पॉइंट्स, जो कि आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो अगला देख लेते हैं, तरुण कपूर कमेटी रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हाट। ठीक है, तो हाल ही में खबरों में रही तरुण कपूर कमेटी किससे संबंधित है? तो ये कमेटी थी, तो इसका क्या, ये रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, या क्या डिस्कस करने के लिए इन्होंने ये कमेटी बनाई थी? तो ए, विड्रॉल और 2000 रुपी नोट, 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ करने के लिए डिस्कशन थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिस्कशन थी, समान नागरिक संहिता पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, सतत विकास लक्ष्यों पे, या बैन ऑन डीजल व्हीकल्स पे थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बैन ऑन डीजल व्हीकल। तो इन्होंने रिकमेंडेशन जो दी है कि ये कहा गया है कि 2027 तक जो मिलियन प्लस सिटीज हैं इंडिया की, जिसमें पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, वहां पे टोटल बैन ऑन डीजल व्हीकल लगा दो। ये इनकी सबसे मेजर रिकमेंडेशन है। ठीक है, इस तरुण कपूर कमेटी की। ठीक है, और सेकंड इनकी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ईवीज को प्रमोट करो और फेज आउट करो 2 एंड 3 व्हीलर्स को 2035 तक। तो ईवीज, ये ईवी जो है ना, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवीज में कन्वर्ट करो, 2035 तक इसको फेज आउट करो। तो बेसिक इनका मेन था कि बैन ऑन डीजल व्हीकल, तो डीजल व्हीकल को बैन करने के लिए ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो ये है तरुण कपूर कमेटी। अगला देखते हैं अब। ठीक है, तो 7th एडिशन ऑफ अजय वॉरियर, तो ये अजय वॉरियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये हुई थी सैल्सबरी प्लेन्स में। तो पहली चीज हमें पता चली है 7th एडिशन है। एडिशन जनरली नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि अजय वॉरियर कहाँ हुई थी या किस कंट्रीज के बीच में हुई थी। तो इंडिया के साथ कौन सी दूसरी कंट्री के साथ हुई थी, ये पूछ रहे हैं। अजय वॉरियर का 7वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच साल्सबरी मैदान में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो इसका सही आंसर है यूके। तो जो अजय वॉरियर है, ये हमारी होती है यूनाइटेड किंगडम के साथ, और ये साल्सबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में इस बारी हुई थी, पिछली बार ये इंडिया में हुई थी। ठीक है ना, तो ये हो गए अजय वॉरियर। अगला देखते हैं, 156 इन इंडिया व्हेन इज द स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड। भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 29 जून, 22 मई, या 21 जून। ठीक है, तो पहली चीज, स्टैटिस्टिक डे हम किसको कमेमोरेट करते हैं, किसके लिए मनाया जाता है? ठीक है ना, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को, किसके कंट्रीब्यूशन को इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं? तो PC
महालोनोबिस। ठीक है, तो ये इनको हम इसमें कमेमोरेट करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उनका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए कंट्रीब्यूशन था, इसके लिए हम इसको बनाते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता चल गई। दूसरी, ये बनाया कब जाता है, तो 29 जून को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में हर साल। ठीक है, तो 29 जून पीसी मिलापरेस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आती है थीम। अब थीम बहुत बड़ी है, मैं आपको रीड करके बता देता हूं, इसमें से कीवर्ड आपको बता दूंगा। तो ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ, चलो लिख ही देता हूं, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। आप जब तक इसमें से कीवर्ड ढूंढ सकते हो अपने लिए, विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, इतनी बड़ी है, मेरे ख्याल से नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी अगर पूछ लेते हैं 1%, तो आपको कीवर्ड क्या रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर करना है और नेशनल और स्टेट इंडिकेटर्स को अलाइन करना है। तो दो कीवर्ड है, स्टेट और नेशनल इंडिकेटर और एसटीजी। ठीक, तो 29 जून को मनाई जाती है पीसी मनोहर बेस के, और रिकमेंडेशन उनको कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के। अगला देख लेते हैं, 157। इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया इज रैंक्ड एट लास्ट पोजीशन एट 180। ठीक है, तो 180 देश में इसमें रैंकिंग की गई थी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के लिए। विच कंट्री टॉप द रैंकिंग। ठीक है, तो टॉप भी पूछ लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2022 में भारत 180वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर रहा। रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, तो ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर भी, कि इंडिया को लास्ट रखा गया था। ठीक है ना, तो इसका जो टॉप आंसर है पहले वो देख लेते हैं। इसका आंसर है डेनमार्क, जो है वो टॉप पे रहा। तो हमने एक पढ़ा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, उसमें इंडिया 8th पोजीशन पे थी। ठीक है, और उसमें बेस्ट शायद डेनमार्क ही था। 4th पोजीशन पे डेनमार्क था, 1 2 3 जो थे एम्प्टी थे। तो ये हमने पढ़ा था। तो इसमें जो है हम 8th पोजीशन पे, और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में हम लास्ट पोजीशन में 180 देशों में। तो बहुत ज्यादा ये मतलब कंफ्यूज मत होना, एनवायरमेंट वाले में हम लास्ट हैं और क्लाइमेट चेंज वाले में हम 8th पोजीशन पे, ऐसे आपको याद रखना है। टॉपर डेनमार्क ही है दोनों में। अगली चीज, ठीक है, कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश करता है इसे येल सेंटर एंड कोलंबिया आर्ट इंस्टीट्यूट। तो अब दो याद रख लो, येल एंड कोलंबिया इनको करते हैं, ऐसे करके याद रख लो। और पिछली बारी इंडिया की रैंक थी 168 इन 2020, जब ये रिलीज हुआ था, 2 साल बाद ये रिलीज हुआ है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज होना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक, अगला देखते हैं। भानु एथिया वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मदर इंडिया जो थी हमारी फर्स्ट नॉमिनेशन थी मूवी, और पर जीता नहीं था उन्होंने। तो जीता किसने था, मैंने आपको कहा था अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये है भानु एथिया जी, जो जिनको मिला था, फर्स्ट इंडियन थे जो कि ऑस्कर जीता था। फॉर विच मूवी डिड शी विन द कवेटेड ट्रॉफी, कौन सी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड, किस फिल्म के लिए इनको दिया गया था। तो ऑप्शन है ए स्लमडॉग मिलियनेयर, बी गांधी मूवी, सी मदर इंडिया, या डी सलाम बॉम्बे। तो मदर इंडिया तो अब मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं है, वो फर्स्ट नॉमिनी था पर विनर नहीं था। तो इनको किस लिए मिला था, इनको मिला था गांधी मूवी के लिए। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्कर पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। इसमें से क्वेश्चन बन भी सकता है ऑस्कर्स में से, तो वो आप देख सकते हो मेरी वीडियो में ऑस्कर्स वाली, या जो पूरा वीडियो है कंपाइलेशन है उसमें भी है ये। ठीक है ना, 7 घंटे वाली में। ठीक है, हु वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी जाती है। तो पहली चीज तो ये पूछेंगे कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस चीज की होती है। तो आईसीसी जो क्रिकेटर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है ना, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर होता है ओवरऑल, टेस्ट वनडे T20 सब सारे फॉर्मेट को मिला के उसमें जो बेस्ट प्लेयर निकलता है ना मेंस का, उसको दी जाती है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो किस साल किसको मिली है, ए विराट कोहली, बी बेन स्टोक्स, सी बाबर आजम, डी सूर्य कुमार यादव। तो विराट कोहली बहुत बारी जीत चुके हैं, लेकिन इस बार ही नहीं जीते हैं, इस बार ही जीते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। ये इनको दी गई है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अब जैसे ये मेंस की है,
वुमेन की भी होती है, वुमेन कैटेगरी में भी होती है, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन। तो इस ट्रॉफी का नाम है, ये मैं आपको करंट अफेयर्स सीरीज में बता चुका हूँ, रेशल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी, इतना बड़ा नाम है। रेशल, ये प्लेयर का ही नाम है, वुमेन क्रिकेटर का एक्स। तो रेशल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है वुमेन को, बेस्ट वुमेन प्लेयर को, ठीक है, उस वुमेन क्रिकेटर। और इस बार ये दी गई है, इंग्लैंड की है ये, नेट शिवर ब्रंट, बहुत अच्छी ऑलराउंडर है ये। इनको ये दिया गया है वुमेन वाली कैटेगरी में, ठीक। आगे चलते हैं। 160, लियो बरादकर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के व्यक्ति लियो बरादकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ए आयरलैंड, बी स्कॉटलैंड, सी फिजी या डी मॉरिशियस। ठीक है, तो अभी इंडियन ओरिजिन के, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन ओरिजिन के ये पीएम बन गए, बहुत बड़ी बात है। तो कौन सी कंट्री के ये पीएम बने हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिक, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। आयरलैंड के ये बने, ठीक है, आयरलैंड के ये पीएम बने हैं। 161, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। ए दीपा मलिक, बी मैरी कॉम, सी पीटी उषा और या डी अंजू बॉबी जॉर्ज। ये आसान था क्वेश्चन, पीटी उषा को ये दिया। आसान तब है अगर आपको ये पता है तो, नहीं तो ये डिफिकल्ट ही है। अगला देखते हैं। Which batsman recently broke the record for the fastest double hundred in ODI history? किस बल्लेबाज ने हाल ही में एक दिवसीय इतिहास में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये सारे, इन सब ने डबल हंड्रेड्स बना रखे हैं, पर इनमें से वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है जिसने फास्टेस्ट बनाया है डबल हंड्रेड? ए ईशान किशन, बी शुभमन गिल, सी रोहित शर्मा या डी मार्टिन गुप्टिल। तो इसका सही आंसर है ए, ईशान किशन ने बनाया था ये रिसेंटली। ठीक है, और ये बनाया था इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में बनाया था इन्होंने। शुभमन गिल जो थे, ये इनके बाद बन गए फिफ्थ प्लेयर, इंडियन प्लेयर जिन्होंने की डबल हंड्रेड बनाया है इंडियन, ठीक है ना, फिफ्थ इंडियन प्लेयर जिन्होंने की 200 रन बनाए वनडे मैच में, 50 ओवर के मैच में। ठीक है, और इन्होंने बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, हैदराबाद में। रोहित शर्मा आप जानते हैं वर्ल्ड में एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 डबल हंड्रेड बनाए हैं। ठीक है, और मार्टिन गुप्टिल ने भी बनाया एक डबल हंड्रेड। ठीक है, तो ये था फास्टेस्ट किसने बनाया है, तो ये है ईशान किशन ने। फास्टेस्ट मतलब नंबर ऑफ बॉल्स किसने सबसे कम लिए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन पे ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट का स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर टाइम 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द ईयर 2023, 2023, वर्ष 2023 के लिए टाइम 50 महानतम स्थानों के लिए भारत में से निम्नलिखित में कौन से स्थानों को चुना गया है? तो टाइम जो मैगजीन आपको बताइए, तो उसमें 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस उन्होंने सिलेक्ट करे हैं 2023 के वर्ल्ड में, जिनको आपको विजिट करना चाहिए। तो दो इंडियन प्लेसेस हैं उसके अंदर, अब मैंने आपको आंसर बता ही दिया, तो इसका आंसर है सी। दो पे है इसके अंदर, तो एक है मयूरभंज उड़ीसा का, और सी बी है दूसरा लद्दाख। तो दो हैं ये। तो मयूरभंज को सिलेक्ट किया गया है, कौन सी, किस लिए? क्योंकि रेयर टाइगर्स होते हैं यहाँ पे, प्लस एंशियंट टेम्पल होते हैं। इस कैटेगरी में इनको चुना गया है, मयूरभंज उड़ीसा को। ठीक है, और जो लद्दाख को चुना गया है, इनको चुना गया है एडवेंचर्स प्लस ईट्स कैटेगरी में। तो ये इन दोनों को इन कैटेगरी में चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस के नाम इसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम। 164, तो हु वाज नेम्ड द पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो पेटा जो ये एनिमल्स राइट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया का कौन चुना गया है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या सोनाक्षी सिन्हा। तो ये है सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है 2022 के लिए। ठीक, इन जनवरी 2023 who was sworn in as the Brazilian new president? न्यू ब्राजील के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे जनवरी 2023 में? ठीक है, तो ए जेयर बोल्सोनारो, बी लूला डी सिल्वा, सी डिल्मा रूसेफ, ये डी मिचेल ट्रेमा। ठीक है, तो ये सारे एक्स प्रेसिडेंट, इनमें सारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे रिसेंट थे, जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट थे, वो थे जेयर बोल्सोनारो, और जो अब बन गए हैं तीसरी बारी, ठीक है, तो ये 2010 के दशक में थे
अब ये दोबारा बने हैं तीसरी बारी, लूला डिसिल्वा, ये इनका नाम है। पूरा नाम कुछ और है पर आप इतना ही याद रखो, लूला डिसिल्वा जो है नए ब्राजील के प्रेसिडेंट बन गए हैं। डिल्मा रूसेफ में आपको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या बनी है ये, एनडीबी ब्रिक्स बैंक की प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। ठीक है, तो ये पूछा विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है। ठीक है, तो ए कोची केरला, सी चेन्नई तमिलनाडु, सी तिरुवनंतपुरम केरला, डी कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं ये। अगला देख लेते हैं, संध्या देवनाथन हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया हेड ऑफ विच ग्लोबल आईटी जायंट। तो संध्या देवनाथन है ये किसी आईटी कंपनी जो ग्लोबल लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी का इंडिया हेड इनको चुना गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रमुख जो आईटी कंपनी है उनको इनका हेड इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है ए यूट्यूब, बी ट्विटर, सी गूगल, या डी मेटा। डी मेटा मतलब फेसबुक, तो इसका आंसर है मेटा। फेसबुक की जो मेन होल्डिंग कंपनी है उसका नाम मेटा है। ठीक है ना, तो मेटा की ये इंडिया की हेड बन गई है। ठीक है ना, यूट्यूब के हमने पढ़े थे क्या, नील मोहन, ये यूट्यूब के सीईओ बन गए, हेड बन गए हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड वाले जो हैं ये इंडिया हेड है संध्या देवेनाथन। ठीक, अगला, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन इनकोवैक हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंपनी। भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन इनकोवैक हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई। इंटरनेशनल मतलब नाक के थ्रू जो डाल सकते हैं हम। ठीक है, कोविड की तरह उसमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा नाक में डालो, कोविड की वैक्सीन हो जाएगी वो। तो इस पहली इंडिया की है, यह इनकोवैक नाम है। तो पहले पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है वैक्सीन का, इनकोवैक। और ये किसने कौन सी कंपनी ने बनाई है, ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर, या डी एस्ट्राजेनेका। तो इसका आंसर है ए भारत बायोटेक ने इसको बनाया। ठीक, अगला देखते हैं, 169, द रेल ऑपरेटर ऑफ विच यूरोपियन नेशन हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन। किस यूरोपीय राष्ट्र ने, रेल ऑपरेटर ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो लॉन्गेस्ट ट्रेन भी और लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है, यानी कि जिसमें लोग बैठ सकते हैं, मालगाड़ी नहीं है लंबी कितनी भी बना लो। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी बनाई है इन्होंने, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली बनाई है। तो इसका आंसर है सी, स्विट्जरलैंड ने बनाई है रिसेंटली। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने 100 कोचेस पैसेंजर के एक साथ लगा दिए थे, जिसकी लेंथ टोटल बन गई थी 1.9 किलोमीटर। इतनी लंबी ये ट्रेन बन गई थी। ठीक है, और इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये मना रहे थे 175th एनिवर्सरी ऑफ स्विस रेलवे। तो पहाड़ों में उन्होंने रेलवे बनाई है, 175 साल हो गए उनको इस बात के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बहुत ही सुंदर रेलवेज हैं वहां की। तो ये उन्होंने 175 साल पहले फीट अचीव किया था, शुरू की थी मतलब। तो अब उसके ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 170th देख लेते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। तो पहली चीज, नेशनल यूथ फेस्टिवल इंडिया का कब मनाते हैं हम, यूथ का 12 जनवरी को। टू ऑनर एंड चेरिश द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसके, ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 किसके योगदानों को सम्मान करने और उन्हें संजोने के लिए 12 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी दयानंद सरस्वती जी, या डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर आसान है, ये थे स्वामी विवेकानंद जी को कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये हर साल मनाते हैं हम 12 जनवरी को। दो उसमें हो गए, 12 जनवरी और स्वामी विवेकानंद, दो चीजें याद रखनी है आपको। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था। ए जोधपुर, बी वाराणसी, सी जयपुर, या डी न्यू दिल्ली। तो ये क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, जैसे लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया, तो ऐसे हर स्टेट असेंबली के स्पीकर होता है। ठीक है, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन होता है। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं अलग अलग हाउसेस के, इंडिया के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, अलग अलग उनके स्पीकर हैं, तो उन सबको एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 में। तो वो कहाँ हुई थी, तो ये क्वेश्चन है, आंसर है इसका सी, जयपुर में ये हुई थी। और ये पहली कॉन्फ्रेंस आजादी से पहले 2021 में फर्स्ट टाइम हमने हुई थी। ठीक है, तो 2021 में पहली बारी
हुई थी। तो इट इज जो अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडीज है इंडिया की, उसके अंदर से यहाँ पे लोग आते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 172, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने एट द एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। तो एशियन कप कहते हैं कि टेबल टेनिस जो होती है ना, वर्ल्ड कप के बराबर मानते हैं टेबल टेनिस का। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना, ठीक है, ताइवान, मलेशिया, ये सब जो एशियन कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, जापान, ये बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलती हैं। तो यार सारे टॉप के लेवल के प्लेयर आते हैं वर्ल्ड के। तो इसमें अभी तक कोई भारतीय महिला जो है ना मेडल नहीं जीत पाई थी। तो पहली बारी जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है कोई इंडियन वुमेन। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो वो कौन है? तो ऑप्शन है ए श्रीजा अकूला, बी सुतीर्था मुखर्जी, सी मनिका बत्रा, या डी अलहिका मुखर्जी। तो ऑप्शन तो ये है और आंसर है इसका मनिका बत्रा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी प्लेयर है ये, टेबल टेनिस की बहुत पुरानी प्लेयर है, काफी अच्छा। तो इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है ये, ठीक है ना। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में। 173 देख लेते हैं। हु बिकेम द निक्षय निक्षय मित्र नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत निक्षय मित्र कौन बना है? तो नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन किसको बनाया गया? ए दीपा मलिक, मैरी कॉम, हिमा दास, या पीवी संधू। तो इसका आंसर है दीपा मलिक को बनाया गया है, ठीक है ना। तो दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है हमारी, ठीक है ना, पैरा एथलीट, तो पैरा ओलंपियन है ये, ठीक है ना। और इन ये शॉर्ट पुट इनका मेन गेम है, जिन्होंने जिसमें इन्होंने मेडल भी बहुत सारे जीते हैं, ठीक है ना। तो इनको बनाया गया है टीबी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर। हिमा दास, आपको पता ही है एथलेटिक्स से रिलेटेड इनको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ढींग एक्सप्रेस, जहां से आती है ढींग से, तो इसलिए इनका नाम ढींग एक्सप्रेस है, ठीक है ना। पीवी संधू बैडमिंटन और मैरी कॉम बॉक्सिंग। 174 से देख लेते हैं। इन नवंबर 2022 अनवर इब्राहिम वॉज स्वॉर्न इन एज द पीएम ऑफ विच कंट्री, नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? अब यार पीएम प्रेसिडेंट ने ये नई अपॉइंटमेंट्स पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया मैक्सिको की पूछी थी अब्रॉड, और ठीक है, एक बार साउथ अमेरिकन कंट्री की पूछी थी। तो इस बार मैंने आपको अफ्रीका की भी बताई है, इस बार अफ्रीका के चांस है, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से। और वो रिसेंटली वहां बने भी बहुत है। तो ये कौन सी कंट्री के बने हैं अनवर इब्राहिम जो है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो एशियन किसी कंट्री के बने हैं, सारी एशियन ऑप्शन है, देख लेते हैं। मलेशिया, यूएई, इंडोनेशिया, या मालदीव, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता, ठीक है, अगर मेरे को कुछ नहीं पता होता तो मैं इसमें क्या मारता, मालदीव, क्योंकि वहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं, और वहां पे जो मेरे को दो नाम दो तीन पता है, और कि उनकी लड़ाई होती रहती है आपस में, दो दो प्रेसिडेंट बारी बारी बनते हैं, एक को इंडिया सपोर्ट करता है, एक को चाइना। तो मैं शायद मालदीव मारता अगर मेरे को कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन इसका सही आंसर है मलेशिया, ठीक है। तो ये मलेशिया के बने हैं अनवर इब्राहिम, ठीक है, याद रखना है। अब इसमें भी कंफ्यूजिंग है यार, क्योंकि देखो इंडोनेशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, अगेन मलेशिया मुस्लिम पॉपुलेशन, यूएई मुस्लिम पॉपुलेशन, तो आप किस में मार्क करोगे आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन आपको ऐसे ही कुछ बना के देता है एग्जामिनर, तो ये आपको पता नहीं होगा ना, तो ये आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के बने हैं पीएम, ठीक है। अगला देखते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी डेविड शेफर्ड ट्रॉफी बेस्ट एम्पायर फॉर 2022, आईसीसी डेविड शेफर्ड ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ अंपायर 2022 का खिताब किसे दिया गया है, ठीक है। तो बेस्ट अंपायर जो होता है, ठीक है, जैसे बेस्ट प्लेयर था बाबर आजम, तो वैसे ही बेस्ट अंपायर का किसको दिया गया आईसीसी अवार्ड्स में? जो उस ट्रॉफी का नाम है, वो जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी थी, इसका नाम है डेविड शेफर्ड। बहुत फेमस अंपायर थे वो, वन ट्रिपल वन हो जाता था तो एक पैर पे खड़े हो जाते थे, तो वो स्किप एंड हॉप करते थे। तो डेविड शेफर्ड ट्रॉफी किसको दी गई है इस साल? रिचर्ड कैटलब्रा, रिचर्ड इलिंगवर्थ, नितिन मेनन, या कुमार धर्मसेना। तो इसका आंसर है रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है। ये इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर भी रह चुके हैं और अभी अंपायर हैं, तो बेस्ट अंपायर का अवार्ड इन्हें दिया गया, रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज और मैंने इसमें आपको बतानी है कि जो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है वुमेन का, वो इंडियन को मिला है, ठीक है। तो वो किसको मिला है? रेणुका ठाकुर को, जो कि इंडिया की हैं। तो वो ये फास्ट बॉलर हैं, इनको दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड वुमेन का, ठीक है। और इसमें इंडियन एक और कौन सा जीता था हम देख चुके हैं, सूर्य कुमार यादव को मिला है T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक।
अगले बात है 176। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस बदले थे, बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, लेकिन जो अब वाले हैं ना वो 2 साल का टेन्योर है इनका, कहते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर जिनको मिला है। तो कौन है वो? ठीक है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस बी बोबड़े। अब क्या है कि आपको ये बहुत लोगों को आंसर पता होगा इसका, लेकिन क्या होता है जब एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है ना, तो आप गलत मारने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आर्मी चीफ, ठीक है, सीएजी, क्योंकि वो रिसेंट चेंज हुआ था और कभी कभी आपसे स्किप हो जाता है। तो इसका आंसर है ए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, और इन्होंने, इनसे पहले थे ये यू ललित जी थे, इनसे इन्होंने टेक ओवर किया है। ठीक है ना, और इसमें मैं आपको ये 2024 तक ये रहेंगे, 2 साल हैं तो नवंबर 2024 तक है। और तो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर है जो किसी चीफ जस्टिस को मिलेगा। ठीक है, और उनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम। 177 अगेन, विलियम रूटो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट विच अफ्रीकन नेशन? विलियम रूटो किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपिता के रूप में चुना गया? अब ये अगेन मैंने जैसे कहा इस बार अफ्रीका के बहुत चांस है। तो विलियम रूटो कौन से अफ्रीकन देश के हैं? ठीक है, ए केन्या, बी सुडान, सी गैबॉन, डी नाइजीरिया। तो इसका आंसर है केन्या। ठीक है, विलियम रूटो। तो और इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? नाइजीरिया के कौन बने जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियन अफ्रीकन नेशन है? बोला टिनुबू, ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। और विलियम रूटो जो है वो बन गए हैं केन्या के। ठीक है, अगला देखते हैं 178। विच टीम वन द एशिया कप मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट इन 2022? 2022 का एशिया कप पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता था? तो भारत ने जीता था, पाकिस्तान ने, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका आंसर है श्रीलंका। आप बहुत चांसेस हैं आप गलती करोगे। ठीक है, तो ये वाला जो टूर्नामेंट था T20 फॉर्मेट में हुआ था, इसको आयोजित किया गया था यूएई में। ठीक है, इसके होस्ट थे श्रीलंका, पर श्रीलंका होस्ट नहीं कर पाया था, वहां पे वो जो प्रॉब्लम आ गई थी, इमरजेंसी वगैरह लग गई थी, तो उन्होंने यूएई में शिफ्ट कर दिया था इसको। तो ये श्रीलंका का जो है ना सिक्स्थ टाइटल है, छठी बार ये जीते हैं एशिया कप को। ठीक है, और जो 2023 का है जो इस साल होना है वो वनडे फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ओडीआई फॉर्मेट में होगा, क्योंकि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो जिस साल जो वर्ल्ड कप होता है एशिया कप उसी फॉर्मेट में होता है, ये अभी इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है। तो इस बारी जो होस्ट है इनका, ये पता ही होगा आपको, बहुत न्यूज में, पाकिस्तान है। और इंडिया ने जाने से कर दिया है वरना हम नहीं चाहेंगे पाकिस्तान खेलने। तो अब ये क्या होगा, हाइब्रिड मॉडल में होगा, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 मैच होंगे पाकिस्तान में और बाकी के सारे मैच होंगे श्रीलंका में, पर होस्ट तो पाकिस्तान को ही माना जाएगा। और इससे रिलेटेड जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो कहाँ होना है आपको पता ही है। ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ होना है इस बारी? वर्ल्ड कप ईयर है क्रिकेट का, इंडिया में होना है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। ठीक, अगला देखते हैं 179 देखते हैं। नोबेल प्राइज फॉर 2022 फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी वाज अवॉर्डेड टू? मेडिसिन और फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो यार नोबेल प्राइज देख लेना एक बार, पूरे पूछ लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये मैंने अभी वो करंट अफेयर्स वाली वीडियो में है, तीन तीन लोगों को मिले हैं ये तीनों। ठीक है ना, तो वो वहां जाके आप देख लेना कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने पीस का पिछली वीडियो में इंक्लूड करा था, मेडिसिन का इसमें करा है और अगली में लिटरेचर का भी करा है। ठीक है, तो यही है। तो देख लेते हैं किसको मिला है। सवांते पैबो को ये अवार्ड मिला है मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो जनरली दो तीन को देते हैं मेडिसिन में, पर इस बार एक ही को मिला है, सवांतो पाबो। एलएस बेल्तियास की हमने देखा था किस लिए, पीस वाला मिला है इन्हें पिछले वीडियो में। एनी ऑनॉक्स ये लिटरेचर वाला है, अगली वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो है नहीं। तो सवैंत पाबो। और दूसरी चीज क्या पूछते हैं, वो किस लिए मिल रहा है? ठीक है, तो इसके लिए मिला है फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमो होमिनिम्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो पूरा याद नहीं करना है आपको, कीवर्ड थीम की तरह कीवर्ड जीनोम्स और ह्यूमन एवोल्यूशन याद कर लो। ठीक, अगला देख लेते हैं 180। इन 2022 दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री वाज अवार्डेड टू? 2022 में फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट योगदान में लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार 2020 का किसे? अब एक्चुअली ये 2020 का है अवार्ड, क्योंकि कोविड हो गया था उस समय, तो उस समय नहीं दिया गया था, तो इस साल दिया गया 2022 में, मतलब पिछले साल दिया गया, इसको कहा गया
और ये किसे दिया गया है ये देख लेते हैं। तो ये दिया गया है आशा पारेख जी। तो गवर्नमेंट का ये बेस्ट अवार्ड रहता है फिल्म इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन के लिए, हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। ये यूनियन मिनिस्ट्री कौन देती है, दूसरी चीज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये देती है अवार्ड, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग ये अवार्ड देती है, ठीक है। और जिसमें रजनीकांत जी को दिया था 2019 में, इनको दिया 2020 वाला भी, 2019 का रजनीकांत जी को, 2018 को मिला था अमिताभ बच्चन को। तो ठीक है, तो यही है, इसमें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हमें पता चली। अगला देखते हैं 181st। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप बल्क ड्रग पार्क इन 2022। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द बल्क ड्रग पार्क विल नॉट बी सेट अप अंडर द स्कीम। भारत सरकार ने 2022 में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें योजना के तहत बल्क ड्रग पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा। तो हिंदी के लिए अगेन मुझे माफ करना अगर मैं गलत स्पेल कर देता हूँ कुछ तो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ए हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो तीन जगह पे यहाँ पे तीन स्टेट्स में बल्क ड्रग पार्क जो होगा, जिसको कि हम बल्क ड्रग्स बोलते हैं, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब वो इंडिया में बनाने चाह रहे हैं हम आत्मनिर्भरता के तहत। तो तीन सेटअप होंगे तीन जगह पे। तो एक जगह कौन सी है वो हमें पता नहीं है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो तीन जगह कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सेटअप होगा, दूसरा सेटअप होगा बारूच डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, गुजरात में, और तीसरा सेटअप होगा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये तीन जगह ये होंगे, और एक जो है वो नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है। तो तीन जगह आपको बताना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। वट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023। अब वेटलैंड्स के बारे में ना मैं हर वीडियो में बताते ही बताता हूँ आपको, हर साल बताता हूँ। तो वर्ल्ड विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का विषय क्या था। तो सबसे पहले तो ये कब मनाया जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 2 फरवरी को। और क्यों बनाते हैं वेटलैंड्स डे हम, क्योंकि इट सेलिब्रेट द साइनिंग ऑफ रामसार कन्वेंशन। अब रामसार कन्वेंशन पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये हम साइनिंग हुई थी इसकी 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है, और इसको इसकी बारी की थीम पूछी है। तो वेटलैंड रेस्टोरेशन थी थीम, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, या वेटलैंड्स एंड वाटर। तो ये सारी थीम्स रह चुकी हैं। इस बारी थी वेटलैंड रेस्टोरेशन, बाकी भूल जाओ, कुछ मत याद करो, पिछले साल की है। इस साल की याद कर लो, वेटलैंड को रिस्टोर करना है, तो वेटलैंड रिस्टोरेशन वाज द थीम, ठीक। अगला देखते हैं। IAF Indian Air Force recently inducted first batch of प्रचंड in its armory। प्रचंड is a type of, IAF ने हाल ही में शस्त्रगार में प्रचंड के पहले बैच को शामिल किया है। प्रचंड किसका प्रकार है, तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रचंड नहीं पूछा था, वो पिछले 2-3 साल पहले पूछा गया था, तो इसलिए इंक्लूड करना जरूरी है कि जो नए नए चीजें आती है ना, वो आर्मी से रिलेटेड, ये ठीक है ना, या नेवी या एयरफोर्स से रिलेटेड, वो पूछते हैं वो किस तरीके का चीज है। तो प्रचंड क्या है, तो लाइट मल्टी रोड फाइटर है ये, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, या स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्टर है। तो इसका सही आंसर है, इसको बोलते हैं हम LCH प्रचंड, ये आप याद रख लो बस, LCH प्रचंड, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट वाला, ऐसे याद करो, प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये है, और ये जो है लाइट मल्टी रोल फाइटर, ये है हमारा क्या है, जो इंडिया में बनाया हमने, तेजस, ठीक है। जो तेजस फाइटर है उसको लाइट मल्टी रोल फाइटर कहते हैं, अलग अलग तरीके से, वो प्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ठीक है। टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ये है हमारा, ये कौन सा है, हरकुलिस C-130J। ये हरकुलिस जो बहुत बड़ा प्लेन है ना, जिसमें लोगों को एवैक्यूएट करते हैं या बड़े बड़े टैंक लेके जाते हैं, तो हरकुलिस है ये हमारा। तो टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। और स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्टर कौन सा है, ये भी हमने यूएसए से लिया, हरकुलिस की तरह। तो ये है हमारा C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है सब में। तो तेजस और ये प्रचंड, LCH प्रचंड आपको याद है।
अगला देख लेते हैं हम 184। तो 184 कह रहा है एज पर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 इंडिया वाज रैंक्ड 131। तो सबसे पहली बात क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। ठीक है, और इंडिया की रैंक 2020 21-22 में रही थी 132। टोटल कंट्रीज कितनी थी, 191। ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसी है उस कंट्री के अंदर, ये देखता है। विच कंट्री टॉप द रैंकिंग, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत 132वें स्थान पे था। तो इस रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर कौन था, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड रहा था टॉप के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। इंपॉर्टेंट है ये कि टॉपर कौन रहा था, क्योंकि जनरली हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ जाते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, क्या हमें लगता है ये है, लेकिन स्विट्जरलैंड स्कैंडिनेवियन नहीं है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है। तो ये इस बार इन्होंने टॉप किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, समर ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दो तरीके के होते हैं, समर ओलंपिक्स जिनको हम नॉर्मल ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं, और एक होता है विंटर ओलंपिक्स जो बर्फ वाले होते हैं। ठीक है ना, उसमें तो ये पूछ रहा है नॉर्मल जो समर ओलंपिक्स हैं जो पिछली बार टोक्यो में हुए थे ना, इस बार ही कहाँ होंगे। ठीक है ना, तो 2024 में अगला संस्करण कहाँ पे होगा, ए मिलान एंड कॉर्टिना इटली में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, लॉस एंजलिस यूएसए में, या पेरिस फ्रांस में। तो ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा पेरिस फ्रांस, पर मोटिव ये पेरिस फ्रांस बताना नहीं है, आगे के भी बताना है। तो आगे के मैं बता देता हूँ आपको। जो मिलान और कॉर्टिना इटली है, यहाँ पे होंगे हमारे विंटर वाले जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स होंगे ये 2026 में यहाँ पे कराए जाएंगे। अगले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ये होंगे 2032 के समर ओलंपिक, और लॉस एंजलिस में इससे अगले 2028 वाले। पेरिस में 2024। तो ऐसे याद कर लो, पेरिस, फिर एलए, फिर ब्रिस्बेन। ठीक है ना, ऐसे याद करना है आपको। आगे चलते हैं, अगला है 186। 186 कह रहा है लुइस कैफरेली वॉज अवॉर्डेड द एबल प्राइज। तो पहले ही चीज हमें पता चल गई कि एबल प्राइज जो है 2023 का मिला था लुइस कैफरेली को। एबल प्राइज इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, कौन सी फील्ड के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2000 से सम्मानित 23 से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, या केमिस्ट्री। तो एबल प्राइज को बोलते हैं नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो लुइस कैफरेली को मिला है मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज, जिसको बोल सकते हैं एबल। तो एबल नोबल सिनोनिमस भी है, और मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है लुइस कैफरेली। अगला देख लेते हैं, एप्पल सीईओ टिम कुक रिसेंटली विजिटेड इनॉग्रेटेड इन फर्स्ट स्टोर इन इंडिया इन विच सिटी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में भारत के किस शहर में अपना पहला स्टोर का उद्घाटन किया है। तो जो अभी आप एप्पल फोन लेने आते हो ना, वो रीसेलर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, वो खरीदते हैं एप्पल से, फिर आपको बेचते हैं वो। ठीक है, वैल्यू एडिशन करके, सर्विस देके। तो जो एप्पल ने पहला भारत के अंदर स्टोर खोला है, वो कहाँ खोला है, टिम कुक जो है सीईओ है एप्पल के ये। ठीक है, एक चीज आपको अगर नहीं पता तो अब यहाँ से पता चल गई। तो कहाँ खोला है, तो इंडिया आए थे वो अभी। तो पहला स्टोर उन्होंने खोला है बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी मुंबई में। उसके बाद वो कहाँ आ गए थे, दिल्ली में, और दिल्ली में उन्होंने खोला है दूसरा स्टोर साकेत के, साकेत दिल्ली। तो दो स्टोर हो गए हैं अब एप्पल के अपने, मुंबई बीकेसी जो कि फर्स्ट स्टोर है एप्पल का इंडिया में, सेकंड साकेत। रिसेंटली द यूएस सेनेट, सेनेट मतलब यूएस सेनेट मतलब जैसे हमारी राज्यसभा है उनका अपर हाउस है, यूएस सेनेट अपर हाउस है उनका। तो एंडोर्स द रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइजिंग द मैकमोहन लाइन एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया एंड डैश। हाल ही में अमेरिका सेनेट ने मैकमोहन रेखा को भारत और डैश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी, प्रस्ताव का समर्थन किया। तो मैकमोहन लाइन बेसिकली पूछ रहा है, ये न्यूज में थी। तो पूछ रहा है कि इंडिया और किसके बीच को डिवाइड करती है मैकमोहन लाइन, ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। तो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है, पर ये करंट में था तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं दोनों में, है ना, तो इसलिए। तो इसका आंसर है हमारा चाइना। चाइना से हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो बेसिकली चाइना को दिखाने के लिए उन्होंने हमारी सपोर्ट कर दिया। आपको पता ही है चाइना के लिए वो हमें आगे प्रमोट कर रहे हैं यूएस वाले की हम उनका हेल्प करेंगे। ठीक है ना, इनकेस चाइना से कुछ होता है तो। ठीक है, तो अफगानिस्तान के जो है ये हम करते हैं डुरैंड लाइन। इंडिया और इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है, इंडिया अफगानिस्तान आप बोल लो। डुरैंड लाइन करती है, इंडिया पाकिस्तान को करती है रेड क्लिफ लाइन।
और नेपाल से तो हमारा ओपन बॉर्डर ही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 189 जूस। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर इज अ स्पेस मिशन ऑफ विच एजेंसी। जूस एक मिशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। किस एजेंसी का अंतरिक्ष मिशन है ये, ठीक है। तो ये जुपिटर के जो मून्स है ना, उनको एक्सप्लोर करना है, तो कौन कर रहा है ये? नासा कर रही है, इसरो कर रही है, जैक्सा कर रही है, ईएसए कर रही है। जैक्सा मैंने आपको बताया जापान की है, नासा अमेरिका की, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसरो हमारी इंडिया की है। तो कौन सी एजेंसी का ये मिशन है? तो आंसर है यूरोपियन एजेंसी, ठीक है। तो नासा मत करना इसमें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इंपॉर्टेंट है। गूगल की तरह आपको दे सकते हैं, आप नासा मार्क कर दो जिससे, क्योंकि जुपिटर तक तो आप सोचोगे कि नासा ही पहुंचा होगा अभी तक, बाकी कोई नहीं पहुंचा होगा, पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहुंच रही है और उनके मून्स पे हम वो करने वाले हैं। अगला देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ओबीसी टू द ट्रांसजेंडर। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का दर्जा दे दिया है? तो कौन सी स्टेट है? कर्नाटका, आंध्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं ट्रांसजेंडर्स को देने का फैसला कर लिया है। और ट्रांसजेंडर्स अब ओबीसी की कैटेगरी में जितने भी बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन वगैरह के, सब कुछ मिलेंगे ट्रांसजेंडर्स को। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लिया है। अगला देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिसेंटली अनाउंस सप्त मोक्षपुरी ऑफ इंडिया। तो ये यार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सप्त मोक्षपुरी ऑफ इंडिया एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसमें इन्होंने 7 डेस्टिनेशन चूज किए इंडिया में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सिटी। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के 7 मुक्ति स्थलों के रूप में भारत की सप्त मोक्षपुरी की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो 7 शहर कौन कौन से मैं आपको बता दूंगा, पर इनमें से कौन सा नहीं है? अयोध्या, वृंदावन, उज्जैन या हरिद्वार? तो इसका आंसर है वृंदावन। तो 7 कौन कौन से हैं? अयोध्या, उज्जैन, हरिद्वार, ठीक है। तो ये तो है ही, और मैं बाकी आपको और बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अयोध्या ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, ठीक है। तो मथुरा हो गया हमारा फोर्थ। उसके बाद हमारा है हरिद्वार को कहते हैं, इन्होंने लिखा है माया। ये पीआईबी की न्यूज है यार, तो ये उन्होंने माया लिखा है इसमें। काशी, काशी कौन सा है? वाराणसी हो गया, ठीक है। अगला हो गया अवंतिका, अवंतिका इज उज्जैन, अवंतिका, ठीक है। और फिर है पुरी, और फिर लास्ट है द्वारिका। द्वारका में इसका नाम लिखा उन्होंने द्वारावती, तो उनको ओरिजिनल नेम्स लिख दिए हैं इसमें। तो ये 7 जो हैं, इनको टूरिज्म प्रमोशन के लिए इनको कहा गया है सप्त मोक्षपुरी ऑफ इंडिया। ये स्कीम जो है, प्रसाद स्कीम जो है इंडिया की, उसके अंदर इनको बेनिफिट्स मिलेंगे टूरिज्म प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो वृंदावन नहीं है, मथुरा है बेसिकली इसमें। अगला देख लेते हैं, 192 इन अप्रैल 2023 हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेबर है हमारा बांग्लादेश, बहुत अच्छा नेबर है। तो अप्रैल 2023 में इनके नए राष्ट्रपति कौन हुए? तो पीएम तो सबको पता है, शेख हसीना जी हैं। तो प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद अब्दुल हामिद, जिलुर रहमान, याजुद्दीन अहमद। तो कौन है सारे रह चुके प्रेसिडेंट? तो अभी रिसेंटली कौन बने हैं इसमें? ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, जो नए सिलेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। In March 2023, who was appointed as the Chief Controller of Accounts in India? मार्च 2023 में भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जैसे सीएजी होता है वैसे वो ऑडिटर का काम करता है एक तरह से। ये अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स इंडिया के, ठीक है। तो एस एस दुबे, जीसी मुर्मू, बीवीआर सुब्रमण्यम या टीवी सोमनाथम? तो इसका सही आंसर है एस एस दुबे। तो एस एस दुबे बने हमारे सीजीए, कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जीसी मुर्मू आपको पता है सीएजी हैं हमारे, ठीक है। ये नीति आयोग के सीईओ बने, हमने देखा था, बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। और टीवी सोमनाथन जो है वो है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये 3 4 हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अगला देख लेते हैं, वेयर वॉज यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 46 ईयर्स बाद हो रही है यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इससे पहली हुई थी 1977 में, जो कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी। अब ये दूसरी कॉन्फ्रेंस अब हो रही है 2023 में, ठीक है। और ये हुई थी मार्च
22 को शुरुआत हुई थी, जो कि क्या होता है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। तो ये आपको याद रखना है, मार्च 22 इज द वर्ल्ड वाटर डे, और 24 तक चली थी, ठीक है ना। इसकी थीम थी आवर वाटर शेड मूवमेंट कोलन यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। तो आपको क्या करना है, वाटरशेड मूवमेंट याद कर लेना है बस, कीवर्ड वाटरशेड मूवमेंट इसकी थीम थी, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये कहाँ हुई थी इस बारी, ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। और इससे एक रिलेटेड चीज रह गई, इसका होस्ट कौन था। तो होस्ट इसके थे ताजिकिस्तान, ठीक है, प्लस नेदरलैंड्स। ताजिकिस्तान था, ठीक है, इसका जो होस्ट था, प्लस नेदरलैंड, दोनों ने मिलकर करी थी, पर ये हुई कहाँ थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 46 ईयर बाद कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है इतने बड़े इशू पे। अगला देखते हैं, अंद्रोथ हैज रिसेंटली बी लॉन्च्ड इन इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हाट इज इट। तो अंद्रोथ हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में लॉन्च किया गया, जैसे प्रचंड था वैसे ही पूछ रहे हैं ये क्या चीज है। एक सबमरीन है, टॉर्पीडो है, सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट है, या सर्च एंड रेस्क्यू वेसल है। तो इसका सही आंसर है सबमरीन शैलो वॉरफेयर क्राफ्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है, एंड जो एंड्रोथ अब पढ़ो ना, तो ऐसी एंटी सबमरीन, यहां से याद कर लो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो सबमरीन के अगेंस्ट जब लड़ाई होती है तो उसके अंदर ये शिप यूज होता है, एक तरह का ये शिप है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होता है, ठीक है। और ये एंद्रोथ जो है ये एक आइलैंड है इंडिया का, लक्षद्वीप में, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया। और ये एक जैसे क्लास बताई थी मैंने आपको, आईएनएस वगीर की कालावारी क्लास सबमरीन थी, तो वैसे ये इनकी क्लास रखी गई है। तो ये सेकंड शिप है, ठीक है, अरनाला क्लास में। अरनाला जो थी वो फर्स्ट थी शिप इस कैटेगरी में एंटी सबमरीन के लिए, और सेकंड कौन सी है वो है अंद्रोथ। ऐसी कितनी बनेगी, टोटल 8 बनेगी, सबमरीन 6 बननी है, ये 8 बनेगी। और इसको बना कौन रहा है, GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंटरप्राइजेस। तो ये इनको GRSC बना रहेगी, ठीक है। और अरनाला लॉन्च कर दी थी हमने 2022 में दिसंबर के अंदर। तो सेकंड है अंद्रोथ। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, पर ये पूछी जा सकती है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर की एक शिप है जिसका कि नाम है सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट, बोलते हैं हम उससे, ठीक है ना। 196 देख लेते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द प्रिट्जकर प्राइज 2023, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स इन आर्किटेक्चर फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो आर्किटेक्चर फील्ड में मिलता है प्रिट्जकर प्राइज। विश्व में वास्तुकला क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक प्रिट्जकर प्राइज किसे सम्मानित किया गया, बालकृष्ण दोषी जी, सर डेविड एलन चिपरफील्ड, आराता इजोकी, या एनी लॉक्टान। तो इसका सही आंसर है 2023 वाला जो है वो डेविड चिपरफील्ड जी को मिला है, ऐसे आपको याद रखना है। 2018 का जो था ये मिला था हमारे इंडियन बालकृष्ण दोषी, बहुत फेमस हैं, इनको मिला था ये इंडियन 2018 में, जो कि बन गए थे फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट थे ये, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। अगला देख लेते हैं 197, इन मार्च 2023 हु हैज बीन री इलेक्टेड एट द फीफा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मार्च 2023 में किसे फीफा का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। तो फीफा क्या है, फुटबॉल की जो बॉडी है जिसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, सेप ब्लैटर, लुइस फीगो, याओ हेवेलांगे, या जियानी इन्फिटिनो। तो इसका आंसर है जियानी इन्फिटिनो, इनके खिलाफ कोई खड़े नहीं हुआ था, विदाउट ऑपोजिशन ये जीत गए थे। ये दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं। सेप प्लेटर भी रह चुके हैं पहले, और जियाओ हेल्वेन आगे भी रह चुके हैं। सेप प्लेटर बहुत फेमस थे, काफी साल तक रहे थे, जियो हेल्वेन तो शायद 20-24 साल रहे थे। अब ये जो है ये जियानी इन्फिटिनो, ये आपको याद रखना है, ये स्विस इटालियन है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में बने हुए थे, पर ये इटालियन है, ठीक है ना। तो स्विस इटालियन बोलते हैं, दो दो पेरेंट फादर मदर अलग अलग होते हैं, तो स्विस इटालियन है बेसिकली, बॉर्न इन स्विट्जरलैंड। 198 देख लेते हैं, एज पर IQ एयर। तो IQ एयर एक एजेंसी है जो कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालती है, कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह की क्या एयर क्वालिटी है, उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग करती है। इसको पब्लिश किया गया था मार्च 2023 में IQ एयर ने। तो दो तीन चीजें पता है यहीं से चल गई। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द रैंकिंग टॉप बाय चैड। तो रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे था चैड। चैड एक अफ्रीका की कंट्री है, तो टॉप पे थी, मतलब यहाँ पे सबसे गंदी हवा है पूरी वर्ल्ड में, सबसे मोस्ट पोल्यूटेड एयर है यहाँ पे, ठीक है ना, मोस्ट पोल्यूटेड है ये।
चैड अफ्रीका की। तो इंडिया की रैंक क्या है? तो इसमें मतलब जितना दूर होंगे हम उतना अच्छा है, जितना टॉप पे होंगे उतना अच्छा नहीं है। तो इंडिया की रैंक क्या थी? फर्स्ट, फिफ्थ, एट, टेंथ। तो यार ये तो हम टॉप पे ही हैं कहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है एट। हमारी पोजीशन थी एट। ठीक है। ठीक है, और इसमें सिटीज की भी इन्होंने रैंकिंग करी थी, तो उसमें सिटीज में इंडिया की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी ना, इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एयर एयर पोल्यूशन के मामले में, वो थी राजस्थान की भिवंडी भिवाड़ी, सॉरी भिवाड़ी। तो राजस्थान का भिवाड़ी जो है मोस्ट पोल्यूटेड है इस रैंकिंग के हिसाब से, और जो इंडिया की रैंक है वो एट्थ है, और सबसे पॉल्यूटेड कंट्री वर्ल्ड की है चैड, जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है। ये इन्फॉर्मेशन आपको इससे ही है। 199 सेकंड लास्ट देख लेते हैं। इन मार्च 2023 विच कंट्री स्लैश कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट ओपन सोर्स आधार आर्किटेक्चर। मार्च 2023 में कौन सा देश या देश ओपन सोर्स आधार आर्किटेक्चर को अपनाने वाला पहला देश बन गया? तो आधार जिस टेक्नोलॉजी पे बना है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, मतलब कोई भी उसको मॉडिफाई करके यूज कर सकता है फॉर गुड। तो वो आधार आर्किटेक्चर का जो ओपन सोर्स को यूज करके कौन सी कंट्री एक ऐसा ही सिस्टम आधार जैसा अपनी कंट्री में बनाना चाहती है? तो बहुत सारे देश हैं लाइन में जो हमसे वो टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं आधार की। यूपीआई की, यार अभी यूपीआई की देख लो, और थोड़ा ऑफ द टॉपिक है यूपीआई। अभी आप, मैंने सुना कि वो दुबई, यूएई वगैरह मिडल ईस्ट की कंट्रीज में भी वहां पे जाके आप सीधा रुपी में पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। वो लोग चाहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया चाहता है हमसे वो लेना यूपीआई की टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज चाह रही है कि हमसे यूपीआई की टेक्नोलॉजी ले, ठीक है, पेमेंट्स की। वो खुद हैरान है कि हमने कैसे कर लिया यू डिजिटल पेमेंट्स में इतना बड़ा रेवोल्यूशन। तो वो चाहते हैं हमसे, तो ऐसी आधार की टेक्नोलॉजी चाह रहा है। तो कौन सा देश बन गए हैं? तो ये फिलीपींस और मोरक्को दोनों ने अपना लिया है। इसके ऊपर ये वर्क करेंगे और आधार जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज कौन कौन सी लाइन में जो लेना चाहती हैं? टोगो, केनिया, वियतनाम, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्राजील, इजिप्ट एंड मेक्सिको। वो भी चाहते हैं लेना, ये ऑलरेडी ले चुके हैं, फिलीपींस एंड मोरक्को फर्स्ट टू अडॉप्ट बन गए। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जोजो चैंपियनशिप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो जोजो चैंपियनशिप अभी रिसेंटली न्यूज में थी। ठीक है, थोड़ा फनी सा नेम है इसलिए ये शायद न्यूज में रही होगी, क्योंकि इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैंपियनशिप का नाम, लेकिन बाहर वर्ल्ड में था। तो जोजो चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स या बॉलिंग? तो इसका सही आंसर है ए, गोल्फ। तो जापान में होती है ये। ठीक है, तो जापान की एक गोल्फ चैंपियनशिप है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये फोर्थ पार्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा, और इसमें से काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो मेरे को डेफिनेटली पता है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज यार आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का आपके साथ, और उससे हमें आगे ऐसे वीडियोज लाने की मोटिवेशन भी मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लास्ट पार्ट में हम 50 और एमसीक्यू 50 क्या 152 50 हो जाते हैं हमारे, कवर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।